लिखिए, एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट which converts mechanical energy into electric energy known as dynamo। लिख लिए? हिंदी लिखिएगा। हिंदी पहले लिख लीजिएगा। वैसा विद्युतीय यंत्र जो वैसा विद्युतीय यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जनित्र कहलाता है या डायनमो कहलाता है। वैसा विद्युतीय यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जनित्र कहलाता है। हो गया? लिखा जी? लिखिए, प्रिंसिपल व्हेन एवर magnetic flux linked to a coil changes induced या an EMF is induced in the coil and induced current flows in the coil, in that coil। हिंदी लिखिएगा। लिख लिया? लिखो। लिखिए, जब कभी किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब कभी किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है,
तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखेंगे नेक्स्ट में? क्या बताइए? बनावट, है ना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करते थे? एक फिगर बनाते थे। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? एक फिगर बनाते हैं। फिगर इसका और मोटर का, दोनों का सेम, दोनों इंस्ट्रूमेंट भी सेम ही है। ये भी यही नहीं करता है रे बुड़बक, सुने उधर। जब वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में नहीं बदल, हाँ वो करता है क्या? इसका उल्टा जस्ट है, लेकिन दोनों काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? यदि मोटर को हम लोग घुमाने लगे तो उसमें क्या बनने लगेगा? करंट बनने लगेगा। या कहिए जनरेटर को हम लोग करंट प्रवाहित कर दें तो वो किसका काम करने लगेगा? मोटर का। बात समझ में आया? सामान्यतः यही होता है। यही होने का मतलब क्या है? जैसे ट्रेन देख रहा है, जो रेल है वो किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिक से बहुत सारा। तो उसमें मोटर लगा हुआ है, बड़ा बड़ा थ्री फेज का इंडक्शन मोटर लगा हुआ रहता है। अब जैसे ही चलने लगा तो ब्रेक लगाना है, तो उसी मोटर को कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें? जनरेटर में। नहीं बात समझ में आया? अरे बात समझा? वही मोटर किसका काम करने लगता है? जैसे तेजी से गाड़ी चलने लगा, मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर से, तो उसका पहिया तो रोटेट कर रहा है। अब मोटर चलाना बंद भी कर देंगे तो इनर्शिया गुण के कारण दौड़ते रहेगी ट्रेन बहुत दूर तक। नहीं बात समझे? मान लिया जाए उस दौरान ब्रेक लगाना, तो ब्रेक लगाने का पहला मैकेनिज्म यही करता है ड्राइवर कि रीजनरेशन करो। रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा ब्रेक दबाइए जिसमें फ्रिक्शन के द्वारा ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा। वो क्या करेगा? उसी मोटर को एक स्विच के माध्यम से उससे करंट लेने लगेगा, और जैसे ही करंट लेगा तो जिस कारण से उसमें आर्मेचर में या कहिए उसी मोटर में करंट बना, उस कारण का विरोध करेगा। तो चूंकि चल रहा था इसलिए मोटर घूम रहा था, तो घूमने का विरोध करेगा, अर्थात ट्रेन पर अपने आप एक ब्रेक लगेगा। वो घर्षण पर आधारित ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। सामान्यतः जो हमारे साइकिल में है, वाहन कोई भी वाहन में है, वो क्या है? घर्षण के द्वारा ब्रेकिंग सिस्टम लगाते हैं। उसमें भी वो सिस्टम रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, लेकिन जहां पर थोड़ा बहुत ब्रेक का काम है। मान लिया जाए 100 के स्पीड से चल रहा और लिमिट ड्राइवर को दिख गया कि 80 के स्पीड से चलाना है, तो बहुत कम स्पीड कम करना है, तो वैसे में रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करके वो अपना स्पीड कम कर लेगा। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी था उसको मोटर को घुमा करके उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर उसी में सप्लाई कर दिया गया। बात समझ में आया? जैसे मेरा स्कूटी भी इसी सिस्टम पर काम करता है। बहुत तेजी से चल रहे हैं, मान लिया जाए 60-70 के स्पीड से चल रहे हैं, और ब्रेक लगाना है, थोड़ा सा ब्रेक लगाना है, कम ब्रेक लगाना है, तो उसमें भी रीजनरेशन का सिस्टम दे दिया है। तो जो मोटर से चल रहा था वही मोटर अब किसका काम करने लगेगा? डायनमो का, और उसी से फिर से बैटरी चार्ज हो जाएगा। मतलब चार्ज पूरा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 70% से 80% हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा चार्ज होगा कि वो मान लिया जाए
पूरे 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, उसमें बार बार ऐसा सिस्टम अप्लाई किए तो 1-8 किलोमीटर का रेंज बढ़ जाए। 1% नहीं बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा बैटरी को चार्ज करेगा, पूरे सिस्टम के दौरान देख सकते हैं कि 1-8% बैटरी बढ़ा, उससे रेंज जो 10 किलोमीटर होना चाहिए अब बढ़कर कहां चला गया, 11 पर चला गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से वही मोटर, जो मोटर अभी तक क्या कर रहा था, किसका काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा था, उसको तुरंत उल्टा कर लिए और उसी मोटर द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को फिर से हम किस में कन्वर्ट कर लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उसको फिर से बैटरी में स्टोर कर लिए। बात समझ में आया? तो मोटर और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बात समझे? या जो मोटर है उसको जनरेटर की तरह उपयोग किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो बनावट में जैसा किसका बनावट किए थे, बनावट में जैसे हम लोग किसको बनाए थे, बात समझना, मोटर को, उसी तरह से इसमें भी एक पेयर अस्थाई चुंबक लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पेयर अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक समझ रहा है ना, जो मैग्नेट रहता है उसी को कहते हैं क्या चीज, अस्थाई चुंबक। और इसमें एक करंट कैरिंग कॉइल को रख देते हैं। क्या, किसको रख देते हैं? करंट कैरिंग कॉइल को। और इसमें 2 गो सेमी सर्कुलर बल्ले रखा जाता है, जैसे उसमें बताया था, देखो मोटर को पलट कर, नहीं, इसमें उसी तरह का 2 गो क्या रख दिया जाता है, सेमी सर्कुलर बल्ले। और इससे फिर लगा हुआ रहता है कार्बन ब्रश, 2 गो, एक B1 और B2, देखिए वहां पर जैसे बनाए थे वैसे ही बना रहे हैं यहां पर भी। और इससे अब हम लोग पहले बैटरी द्वारा करंट सप्लाई देते थे, अब इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, करंट लेंगे तो कुछ लोड दे देंगे, कुछ रेसिस्टेंस प्रतिरोधक को जोड़ देंगे, यही काम सेम होगा। और अब इसको लेकिन करना क्या पड़ेगा, अपने एक्सिस पर आपको रोटेट कराना पड़ेगा। अब ये रोटेशन कैसे लाते हैं, जो आप पर डिपेंड करता है। हाथ से घुमाइए, डीजल इंजन द्वारा घुमाइए, पवन चक्की द्वारा घुमाइए, या कोई और सिस्टम के द्वारा इसको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड में रखकर रोटेट कराना है। ये डीसी मोटर का पहचान है। वहां पर डीसी डायनमो का, डायनमो वहां पर 2 बताए होंगे। अरे एसी और डीसी बताए थे, नहीं बताए थे कि यहां पर सेमी सर्कुलर रिंग है तो डीसी, और 2 गो सर्कुलर रिंग वाला बनाए होंगे, नहीं, एगो यहां पर सर्कुलर रिंग और एगो यहां पर सर्कुलर रिंग बना दिए, एक में ये वायर टच कर रहा है, एक में ये वायर टच कर रहा है, तो वो फिर कौन सा है, एसी। बात समझ में आया? यहां पर भी जनरेटर भी 2 तरह का, एक को एसी कहेंगे और एक को डीसी कहेंगे। जब आधा सर्कुलर रिंग लगाएंगे तो डीसी काम करेगा, और जब पूरा लगा देंगे तो कैसे काम करेगा वो भी हम बता देंगे। तो ये वाला बात समझ में आ गया। अब देखो हम लोग को करना क्या है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखकर रोटेट कराना। अर्थात रोटेशन का मतलब क्या हो गया, एक कुंडली लिए हैं, ये मान लेते हैं हम लोग क्या चीज है, कुंडली है, ये कुंडली है, बात समझ में आया? ये कुंडली है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, इधर ये मैग्नेट उधर भी मैग्नेट, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखकर रोटेट कराए तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो रोटेट कराए, एरिया वेक्टर भी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का कोण बदला। अभी शुरुआत में 0, जैसे घुमाने लगे तो क्या हुआ, ये बदल रहा है, नहीं, बात समझ में आया? जैसे जैसे घुमाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण बदल रहा है, और जब दोनों के बीच का कोण बदला तो फ्लक्स बराबर पढ़े थे, फाई बराबर, याद करिए, बी डॉट ए, यही ना पढ़े थे, और कॉस थीटा, तो थीटा बदला तो फ्लक्स बदला, और फ्लक्स बदलेगा तो फैराडे के नियम के अनुसार जाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt के अनुसार ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बात समझ में आया? अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन का भी 4-5 भाग में बांट दिया गया, मोटर को भी बांट सकते, बात समझ में आया?
कैसे कैसे बांट देंगे? तब पहला एक भाग लिख देंगे कि परमानेंट मैग्नेट है, एक जोड़ा स्थायी चुंबक लेते हैं, पहला पार्ट हो गया। एक भाग क्या हो गया, बात समझ में आया? दूसरा भाग हो गया ये क्वाइल। क्वाइल जिस पर लपेटा गया उसको कहते हैं क्रोड या कोर। नहीं बात समझे? अरे ये ऐसे एक एक टर्न से जनरेटर बनेगा। जनरेटर बनाने के लिए सामान्यतः बहुत सारा टर्न का उपयोग किया जाएगा। नहीं बात समझे? तो नहीं देखता पंखा कैसे लपेटा जाता है, एक लोहा टाइप का रहता है, उसमें पत्ती टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देता है, बहुत सारा फेरा उस पर लपेट रहता है, यह ना। तो जनरेटर बनाते समय भी वही सा ही काम किया जाता है। एक पहले जिस पर लोहे का प्लेट का बना करके थोड़ा मोटा ले लिया जाता है, उस पर बहुत सारा टर्न लपेटा जाता है। तो जिस पर लपेटा जा रहा है उसको कहते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? नहीं बात समझ? अरे पंखा बांधते देखा है जिस पर बहुत सारा टर्न लपेट रहा होता है, तो जिस चीज पर लपेटा जाता है उसी को कहते हैं क्या चीज, क्रोड। और जो बहुत सारा टर्न लपेटा गया, उस बहुत सारे टर्न के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है आर्मेचर। क्या कहा जाता है? पहला तो हो गया स्थायी चुंबक एक भाग, दूसरा हो गया क्रोड जिस पर की कुंडली लपेटी जाएगी, और कुंडली के बहुत सारे संख्या को आर्मेचर कहेंगे। कोई दिक्कत है? तीन पार्ट हो गया। चौथा पार्ट, ये जो कुंडली लपेटे उससे दो गो तार निकलेगा, दो अंत सिरा होगा, दो गो अलग अलग अर्धवृत्ताकार वलय से जुड़ा हुआ है, C1 और C2 से। इसको कहते हैं स्लिप रिंग। क्या कहते हैं? स्लिप रिंग। एक भाग ये हो गया, और फिर एक भाग हो गया ये ब्रश, कार्बन ब्रश B1 और B2। ये भाग हो गया, टोटल 5 भाग। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन में 5 पार्ट लिया जाता है, मोटर में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? पहला पार्ट हो गया स्थायी चुंबक, दूसरा पार्ट हो गया क्रूड, तीसरा पार्ट हो गया आर्मेचर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बहुत सारा टर्न जिस पर लपेटा गया, एक दो टर्न नहीं, हजारों की संख्या में उसको लपेटा जाता है, या कुछ 100 में लपेटा जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्मेचर। दूसरा हो गया क्या चीज, स्लिप रिंग, तीसरा, और चौथा और पांचवा क्या हो गया, कार्बन ब्रश। एक तो हुआ कि कहानी जैसा लिख दीजिए, जैसे मोटर वाला लिखे थे, या अब बनावट में भी कह सकते हैं कि डायनमो के बनावट में मुख्यतः 5 भाग होते हैं या 5 पार्ट होते हैं। पहला से लिखना शुरू करेंगे, छोटा छोटा क्या होता है उसको बताते चलेंगे, पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, और उसके बाद आ जाएंगे वर्किंग। चलिए तो लिखिएगा, यहां लिख लो, देयर आर मेनली five parts of a dynamo। नहीं बात समझे? There are mainly 5 parts of a dynamo। हाँ, फिगर बना लीजिए। फिगर नहीं बनाया? अच्छा बना लो, पहले फिगर बना लीजिए।
होता है 5 भाग। बात समझ में आ गया? पहला लिखिए क्रूड, क्या लिखिएगा? क्या लिखेंगे बताइए? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनमो ऑफ डायनमो plates of metal, plates of metal are combined, combined on which large number of, large number of turns of conducting wire, conducting wire is wounded, wounded पढ़ते हैं इससे इसको। दूसरा क्या लिखेंगे? आर्मेचर, आर्मेचर हिंदी में भी आर्मेचर ही कहेंगे। क्या लिखेंगे? द लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, conducting wire as coil, known as, known as known as armature, armature। अब मैग्नेट लिखवे लिखिए। तीसरा में क्या लिख लीजिए? परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट अस्थायी चुंबक। ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ, पेयर ऑफ परमानेंट मैग्नेट, permanent magnet is taken, is taken, is taken by which, by which magnetic field, magnetic field is applied, magnetic field is applied in the armature, armature, in the armature
हो गया। अगला स्लिप रिंग लिखिएगा, स्लिप रिंग। क्या लिखेंगे? द टू एंड्स ऑफ, टू एंड्स ऑफ द वायर ऑफ द आर्मेचर, ऑफ द आर्मेचर touches two different, two different semi circular ring, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं और सर्कुलर रिंग भी। सर्कुलर रिंग रहेगा तो फिर किसके लिए हो जाएगा? एसी डायनेमो। नहीं, सर्कुलर रिंग इन केस ऑफ, लिख देते हैं ब्रैकेट में, इन केस ऑफ क्या चीज? एसी डायनेमो। बात समझ में आया? जब एसी रहेगा तो सेमी सर्कुलर की जगह क्या रखेंगे? सेमी सर्कुलर की जगह सर्कुलर। यहां देखो सेमी सर्कुलर है, आधा है, और यदि एसी रहेगा तो पूरा है। एसी क्या लिखे थे? टू एंड्स ऑफ वायर ऑफ द, वायर ऑफ द आर्मेचर टचेज टू डिफरेंट सेमी सर्कुलर ring C1 and C2, C2 known as slip ring, slip ring। यदि एसी रहेगा तो सेमी सर्कुलर की जगह क्या जोड़ देंगे? सर्कुलर। हो गया? हुआ जी? अगला क्या लिखेंगे? कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। क्या लिखिएगा? टू कार्बन ब्रश, टू कार्बन ब्रश। ग्रेफाइट का रहता है बाबू, सब मोटर में देखेगा, मोटर में भी जनरेटर में भी। बात समझ में आया? मोटर में भी और कहा? जनरेटर में भी। ये देखेगा मिस्त्री लोग भी काम करता है तो लाएगा कार्बन ब्रश, बात समझ, कहेगा कार्बन में घिस गया। ग्रेफाइट का बहुत सॉफ्ट रहता है। बात समझ में आया? उसमें तो बहुत सारा, हम तो अभी दिखा रहे हैं 1 टन, आर्मेचर में कितना टन दिखाए हैं? 1, और उसमें तो रहेगा बहुत सारा। अब सब में धारा एक साथ नहीं प्रवाहित किया जाता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग आर्मेचर में या क्वाइल में धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे टॉर्क का वैल्यू सफिशियंट मिलता है। तो इसके लिए उस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, उसको टच करते रहता है, वो घूमेगा और उसको टच करते रहेगा। बात समझ में आया? घूमते भी रहेगा और टच भी करते रहेगा। ग्रेफाइट का रहता बहुत सॉफ्ट रहता है, जिसके कारण वो घिसता बहुत ज्यादा है। बात समझे? तो क्या हो जाएगा? कार्बन ब्रश, टू कार्बन ब्रश B1 and B2 are connected, are connected
आर कनेक्टेड टू, किससे? कनेक्टेड टू स्लिप रिंग। स्लिप रिंग कौन सा? C1 एंड C2। C1 एंड C2। by which induced current in the coil, induced current in the coil is taken out, from the armature, या फ्रॉम द डायनेमो भी लिख सकते हैं, डायनेमो। बात समझ में आ गया? हो गया 5 पार्ट। कोई दिक्कत है? इस पांचों पार्ट को मिलाकर किस चीज का निर्माण होता है? एक डायनेमो का निर्माण। हो गया? लिखिए पहला से हिंदी, पहला नंबर से हिंदी लिखिए। पहला क्या लिखे थे? क्रोड। लिखिए। वर्किंग का ही पहला से हिंदी लिखिए, क्रोड। लिखिएगा। जनित्र के बनावट में, जनित्र के बनावट में मुख्यतः 5 भाग होता है। पहला में लिखिएगा क्रोड। जनित्र के बनावट में मुख्यतः 5 भाग होता है। पहला लिखिए क्रोड। लिखिएगा क्रोड में धातु के पतले पतले प्लेट को मिलाकर उस पर, धातु के पतले पतले प्लेट को मिलाकर उस पर चालक तार के अत्यधिक फेरों को लपेटा जाता है। अत्यधिक फेरों को लपेटा जाता है, जिसे क्रोड कहते हैं। जिसे क्रोड कहते हैं। हो गया? दूसरा में लिखिए आर्मेचर।
आर्मेचर, हिंदी में भी आर्मेचर ही लिखाता है। लिखिएगा चालक तार के चालक तार के कुल फेरों की संख्या के सम्मिलित रूप को कुल फेरों की संख्या के सम्मिलित रूप को संख्या के सम्मिलित रूप को के सम्मिलित रूप को के सम्मिलित रूप को डायनमो का या जनित्र का आर्मेचर कहते हैं। डायनमो का आर्मेचर कहते हैं। लिख लिया। तीसरा लिखिए अस्थाई चुंबक। लिखिएगा अस्थाई चुंबक। डायनमो के आर्मेचर में डायनमो के आर्मेचर में डायनमो के आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र देने के लिए चुंबकीय क्षेत्र देने के लिए अस्थाई चुंबक का उपयोग किया जाता है। अस्थाई चुंबक का उपयोग किया जाता है। अस्थाई चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला लिखिए स्लिप रिंग। स्लिप रिंग लिख लिया। लिखिएगा आर्मेचर के तार का दो अंत सिराएं आर्मेचर के तार का दो अंत सिराएं दो अलग अलग अर्धवृत्ताकार वलय, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दो अर्धवृत्ताकार वलय दो अर्धवृत्ताकार वलय दो अर्धवृत्ताकार वलय लिखिएगा ब्रैकेट में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए 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 वृत्ताकार वलय ब्रैकेट बंद कर लीजिए। वृत्ताकार वलय C1 और C2 को स्पर्श करता है। नेक्स्ट लिखिए कार्बन ब्रश। लिख लिया कार्बन ब्रश। लिखिएगा कार्बन ब्रश। दो कार्बन ब्रश B1 और B2
दो कार्बन ब्रश B1 और B2, दो कार्बन ब्रश B1 और B2 क्रमशः C1 और C2 को स्पर्श करता है, क्रमशः C1 और C2 को स्पर्श करता है, जिसकी सहायता से जनित्र में प्रेरित विद्युत धारा, जनित्र में प्रेरित विद्युत धारा उससे बाहर लिया जाता है। लिख लिया? कोई दिक्कत है? वर्किंग में लिखेंगे, वर्किंग लिखिए। लिखिएगा, when armature of the when armature of the dynamo is rotated in the external magnetic field, in the external magnetic field, then magnetic flux linked to the coil, magnetic flux linked to the coil changes, linked to the coil changes due to change in magnetic flux, and EMF is induced in the coil, induced in the coil. लिख लिए? लिखा जी? लिखिए, जब जनित्र के आर्मेचर को
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जब जनित्र के आर्मेचर को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जनित्र के आर्मेचर को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है, तो आर्मेचर की कुंडली से संबंधित आर्मेचर की कुंडली से संबंधित आर्मेचर की कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर की कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स ने लिखा, फिर से बोले, जब जनित्र के आर्मेचर को बाह्य चुंबकीय, बाह्य ने लिखने आता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है, ये घूर्णन लिख दिया, लोल है तुम रे, घूर्णन नहीं आता है लिखने के लिए, घूर्णन कराया जाता है, तो आर्मेचर के कुंडली से संबंधित, आर्मेचर के कुंडली से संबंधित, अच्छा लिखो अभी, आर्मेचर के कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, आर्मेचर की कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। लिख लिए? अब देखिए क्या क्या किए हम लोग, जो समझ लीजिए। यहां पर एक मैग्नेट लिए थे, है ना। अब इसमें वो कॉइल को रखे, कॉइल को ऐसे रखे शुरुआत में, बात समझना। तब मैग्नेट इधर है, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, तब मैग्नेट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इस मैग्नेट के बीच में एक कुंडली रख, कुंडली समझ रहा है, ये प्लेट है, कॉइल नहीं है। कॉइल कब होता है, जब इसके किनारे किनारे केवल वायर रहता। मान लीजिए किनारे किनारे वायर है, तो दोनों के बीच का कोण, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण 0 डिग्री। इसको क्या किए, चेंज किए, तो दोनों के बीच का कोण बढ़ने लगा। इधर पहले था 0, ऐसे घुमाए, कितना हो गया 90। अभी कितना हो गया, ऐसे रख दिया तो कितना हो गया, तो ये मैक्सिमम था फ्लक्स का मान। फाई बी बराबर पढ़े थे बी डॉट ए, पढ़े थे कभी, तो कैसा हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। शुरुआत में दोनों के बीच का कोण बढ़ने लगा, कोण बढ़ने लगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटने लगा। अरे कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे कॉस का मान घटता है। नहीं, कॉस थीटा का मान नहीं घटता है। कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0, मतलब 1 मैक्सिमम है और 0 मिनिमम। नई बात समझ में आया? तो कहां था, मैक्सिमम पर, ये 0 पर मैक्सिमम फ्लक्स, और कोण बढ़कर हुआ 90, तो फ्लक्स का मान 0, तो टाइम के साथ घटा। तो इसमें क्या आया, एक इंड्यूस्ड करंट आया। किसके अनुसार,
फैराडे के नियम के अनुसार। बात समझ में आ गया? तो हम इसी बात को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंसीडर एट टी इज इक्वल टू 0 एंगल बिटवीन, देखेगा इधर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू कैसा? ये बात समझे? टी इज इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कैसा हो गया? अब टी टाइम के बाद कितना एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा से। कितना से घूम रहा है? नहीं है तो यहां दिखा भी दो, एक्सिस देखो दिखाया है ना, यहां लिख दो ओमेगा। कितना लिख देते हैं? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। तो टी टाइम में मान लेते हैं कितना कोण घूम गया? बोलो। एट टाइम कहां पर लिखे? टी इज इक्वल टू टी पर। नहीं, तो एंगुलर वेलोसिटी पढ़े हैं कभी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम। कोई दिक्कत है? तो बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो लिखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर ओमेगा इंटू, हुआ या नहीं? कोई दिक्कत है? अब इसी टी टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है। नहीं बात समझे? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल, बोलिए फाई पी डॉट ए पढ़े थे, डॉट को हटाएंगे, कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर अब कितना रख देंगे? कॉस ओमेगा टी। नहीं बात समझ में आ गया? मतलब फ्लक्स जो है टाइम के साथ बदल रहा है, और टाइम के साथ यदि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या आएगा? विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। नहीं, अब हम लोग क्या लगा देंगे? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। नहीं, फैराडेज लॉ के अनुसार क्या पढ़े थे? डाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई वी बटा डी टी। तो दिक्कत है? बढ़ाना नहीं है। अगला चैप्टर का शुरुआत हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया और अगला चैप्टर शुरुआत हो। बात समझे? अल्टरनेटिंग करंट का मानिए इक्वेशन आ गई। नहीं बात समझ में आया? यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, किसका? फाई बी का, बी ए कॉस। सामान्यतः एक जनरेटर के लिए बी और एक कांस्टेंट रहता है। ऐसा थोड़ी ना है बाहर जनरेटर लगा हुआ है, जब मन किया मैग्नेट निकाले डाल दिए। नहीं पॉसिबल। सामान्य केस में ये पॉसिबल। अब क्वेश्चन में लेकिन पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ही हम मान लिया जाए इस रेट से चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछने की आजादी है। बात समझे? कुछ व्यवस्था ऐसा किए कि बाह्य मैग्नेटिक फील्ड भी हम चेंज कर रहे हैं, या कॉइल का एरिया भी चेंज कर रहे हैं, वो कर सकता है। बात समझ में आया? लेकिन सामान्य तौर पर जनरेटर के लिए बी और ए कैसा रहता है? कांस्टेंट। कोई भी जनरेटर बना हुआ है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जब मन करे वैसा चेंज नहीं किया जाता। नहीं बात समझे? तो बी और ए कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बच गया? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा। मैं थोड़ा सर पढ़ाया ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन चालू हो गया। मैथ का सिलेबस देखो उधर सो रहा है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, सो जाइए फिर से। बात समझ में आया? अब क्या करें, गलती कर दिए उठा करके। लेकिन कैसे सुन जाता है तुरंत, सो रहा है, लेकिन जैसे बोले सो रहा है, हमको बोला मास्टर रुको, हम जग गए। क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। अभी हम लोग कितना टर्न लिए? एक टर्न लिए।
इसमें टर्न की संख्या n से मल्टीप्लाई किए हैं। यदि आर्मेचर में फेरों की संख्या, इफ टोटल टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर इज कैसा हो जाए, n। नई बात समझ में आया? तो जैसे ही n हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ। नहीं बात समझे? अगला चैप्टर का नींव रखा गया, बात समझिएगा। यहां हम यहां क्या मान लिए, टी इज इक्वल टू 0 पर कौन कैसा मान लिए? ऐसा कोई जरूरी है क्या? कुछ जरूरी नहीं है, नहीं ना है। अब मान लेते हैं कि पहले से रहता ऐसे रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच का कोण कैसा, कितना, पक्का। अब कोण घुमाते टी टाइम तक, तो फिर से ओमेगा टी घूमता, तो टोटल कोण कितना हो जाता, बात समझिए। पहले से 90 था, थोड़ा सा और घुमाए तो और बढ़ गया कोण या घट गया, दोनों बात बोल सकते हैं। या तो 90 यदि ये रहता, बात समझना, यदि ये 90 रहता तो बढ़कर क्या हो जाता, 90 प्लस ओमेगा टी होता या माइनस ओमेगा टी होता। कोई दिक्कत है? माइनस भी ले सकते हैं। अब समझिए, जब यहां पर cos 90 माइनस ओमेगा टी रखते या प्लस रखते तो 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा था, पक्का। और साइन का डिफरेंशिएशन करते तो यहां क्या आ जाता, बुझा रहा है? बाकी सब बात कॉमन रहता। फिर से समझो, जब शुरुआत में कोण रहता कितना, पक्का, जब शुरुआत में कोण रहता 90, तो टी टाइम तक घुमाते तो ऐसा बनता या ऐसा भी बन सकता था। दोनों में कुछ भी रखे, यहां फ्लक्स निकालते समय 90 प्लस ओमेगा टी, 90 माइनस ओमेगा टी, वो केवल अंतर होगा माइनस का, वो तो बदल जाएगा कॉस किसमें, साइन में, तो यहां आ जाता किसमें फंक्शन, साइन में। अब इस साइन को जैसे ही डिफरेंशिएट करते तो आ जाता कॉस में, मतलब सेम इक्वेशन है। यदि ऐसा भी रहे कहीं, यहां क्या किसमें रह जाए, कॉस ओमेगा टी में, कोई अंतर नहीं। ये भी साइन या कोसाइन का फंक्शन है, ये भी साइन या कोसाइन का फंक्शन, बात समझे? ये भी इक्वेशन उतना ही सही है, कोई जरूरी नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। प्लस वाला ले लो, माइनस खत्म हो जाएगा, बात समझे? माइनस में भी रहेगा तो हड़बड़ाना नहीं, वही इक्वेशन, बात समझ में आया? ये सब, ये इक्वेशन रहे माइनस में रहे, इस सबसे कोई दिक्कत, ये केवल डायरेक्शन को उल्टा पुल्टा कर रहा है, बात समझ में आया? अब अभी सुनो, ऐसा कोई जरूरी है कि 90 है या 0 रहे, कुछ भी रह सकता है 0 पर, बात समझे? तो और तरह का इक्वेशन आ सकता है, बहुतों इक्वेशन लिखा जा सकता है, बात समझे? तो बात बुझाया या नहीं? अरे कोई जरूरी है कि 0 या 90 ही हो, मान ले जाए ऐसे, थोड़ा सा ऐसे रहे टी और फिर घूमेगा, बात समझे? तो क्या आ जाएगा, इसको ले लेते हम लोग कैसा, फाई के जैसे, याद करो, फाइट चल रहा है, आजा आजा कुश्ती लड़ो, अखाड़ा, आ जाइए दोनों। अच्छा पूछ लेते हैं फ्लक्स का यूनिट, डंटा की व्यवस्था करो, डंटा लाओ, ला ला जल्दी जरा फ्लक्स।
में आ जाएगा ये भी, जाई इज इक्वल टू बी ए एन बी ए ओमेगा, यहां कॉस में भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और बात समझिएगा, ये दोनों इक्वेशन पहले सेम है। अब इसको हम लोग अगले चैप्टर में नाम दे देंगे, देखेगा, जाई नॉट, क्योंकि ये लगभग कांस्टेंट है, सब कुछ बदल भी सकता है, तो ओमेगा को हम लोग बदल सकते हैं। और वो भी ऐसा थोड़ी ना कि जब मन करे जब बदलते रहेंगे, लगभग ये पूरा क्या है, कांस्टेंट जैसा है। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, जाई नॉट साइन ओमेगा टी। और इससे यदि लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, जाई नॉट कॉस ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन समान रूप से सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे, कहीं पर भी ये दोनों का इक्वेशन का उपयोग किया जा सकता है। इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया, जहां पर भी अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू यही है। इसको भी ले सकते हैं, लेकिन 90% केस में हम लोग का जो सिलेबस पढ़ना है इसी इक्वेशन के लिए। यदि यहां पर भी ले लिए तो कोई विशेष बात नहीं है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? देखता है साइन के अनुसार चेंज कर रहा है, टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है, क्या चीज, ईएमएफ का वैल्यू। इसको कहेंगे पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सब अगला चैप्टर में यही सब लिखाएंगे। बात समझ में आया? पहले इसको लिख लीजिए, हम लोग टाइम बर्बाद कर देते हैं।